हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय एंड वेलकम टू मानव इंस्टीट्यूट। जहां पे हम लोग आईपीसी का ऑलरेडी 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं और आज हम लोग आईपीसी का जो धारा है 34 से 52 तक उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि जो 25 के बाद मैं उसको कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 511 धाराएं हैं तो हमें सब नहीं पढ़ना है और हम यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, कोई एलएलबी नहीं कर रहे हैं, हम एक जर्नल स्टडीज कर रहे हैं। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे जो केवल यूपीएसआई के परस्पेक्टिव से हमारे काम की चीज़ें हैं। तो आज हम लोग देखेंगे आपका धारा 34 और ये अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया इसमें से इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना होती है। इसको बोलते हैं कॉमन इंटेंशन। इंटेंशन हिंदी में इसको बोलते हैं सामान्य सामान्य आशय। सामान्य आशय, ठीक है, ये पॉपुलरली। और ये जाके ये होमवर्क मैं आपको बार बार दे रहा हूं कि आईपीसी का बेयर एक्ट उठाकर पढ़िए, क्योंकि बेयर एक्ट से जब तक नहीं पढ़ेंगे कानून आपको समझ में नहीं आएगा। मैं उसको यहाँ पे तोड़ के आपको समझा रहा हूँ, लेकिन जब आप उसको समझेंगे तभी आपको एक चीजें ढंग से चीजें समझ में आएंगी। तो सामान्य आशय, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन की बात की जा रही है। तो इस धारा को जब आप लोग पढ़ेंगे तो इसके अंतर्गत पाएंगे कि अगर किसी अपराध को कई लोगों ने मिलकर किया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, किसी अपराध को कई लोगों ने क्या किया है, मिलकर किया है। और जिस अपराध को किया है उस अपराध को करने के लिए उनके दिमाग में पहले से ही प्लानिंग थी, मतलब पहले से उनके दिमाग में था, एक सामान्य आशय था। सामान्य आशय था, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो होंगे उनको जो सजा होगी, उनको जो सजा होगी वो आपकी सेम मिलेगी, बराबर मिलेगी। भले से हो सके इन सारे अपराधियों में से किसी ने सजा जो क्राइम है काफी खतरनाक किया है, हो सके दूसरे ने उसमें सहायता किया है। सपोज दैट मैं इसमें एग्जांपल लेके चल रहा हूं, 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति मिलके एक लड़की का रेप कर रहे हैं। तो उसमें कर तो एक ही रहा है, रेप एक ही कर रहा है। हो सके दो ने पकड़ा हो, दो ने रेप नहीं किया हो, लेकिन वहां पे अगर तीनों का इरादा ये था कि इस लड़की का रेप होना चाहिए और मैं इसका रेप करूंगा और तुम दोनों इसको पकड़ोगे, इट मीन्स कि तीनों के दिमाग में क्या चल रहा है कि इसका रेप होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि कौन कर रहा है, तो उसमें रेप तो एक कर रहा है, बाकी दो उसकी सहायता कर रहे हैं। तो इन तीनों को रेप की सजा मिलेगी, ठीक है, इन तीनों को आपको रेप की सजा मिलेगी। ये रेप वाला एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से कोई व्यक्ति है ए बी सी, ये टारगेट करते हैं डी का मर्डर करने का, मर्डर करने का, कि हमें इसको क्या करना है, जान से मारना है। हो सके ये डी, सॉरी ये सी वाला ही इसको जाके डी को इसके कमरे में रूम में घुस के मर्डर करता है। बी वाला कर क्या रहा है, डी के सिक्योरिटी गार्ड को, इसका कोई गार्ड है, ठीक है, इसका सिक्योरिटी गार्ड है, इसको इंगेज करने की कोशिश कर रहा है कि इसको मैं फंसाए रखूं ताकि ये जाके अपने मालिक को देख ना पाए कि इसके मालिक क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ए क्या है, ए एक कार लेकर, एक गाड़ी लेके प्रिपेयर्ड है कि जैसे ये मर्डर कर लेगा तो ये आके इसको इंडिकेट करेगा, ये दोनों आके गाड़ी में बैठेंगे और भाग जाएंगे। तो मर्डर तो आपका सी वाला कर रहा है डी का, ये दोनों लेकिन इसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहे हैं कि तुम मर्डर करो और मर्डर करके भाग कर आओ तो हम तीनों भाग जाएं। तो मर्डर तो आप देखेंगे एक कर रहा है, लेकिन तीनों का इरादा ये है कि यहां पे डी क्या है, मर जाए। तो ये आपका होता है कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, जहां पे अपराध करता हुआ केवल आपको कोई एक व्यक्ति दिखेगा, लेकिन अपराधी उसमें जितने सारे के सारे लोग शामिल हैं वो उसमें सारे के सारे लोग क्या हैं, अपराधी होंगे। इस बात को आपको याद रखना है। इसी तरीके से एक इसमें केस था, क्योंकि यूपीएसआई में बहुत ज्यादा केस के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, फिर भी मैं आप उस केस को बता दे रहा हूं कि उसमें 4-5 लोग थे। एक आपको बैंक में वो डकैती करने गए, लूटने के लिए गए। तो लूटने के लिए जब गए तो उसमें से अंदर तो गए 2-3 लोग ही गए, लेकिन बाहर उसमें से क्या था, एक पिस्टल लेके केवल बैठा हुआ था। उसको जो आपको बाहर जो कांस्टेबल होता है उसको कनपट्टी पे लगा के बैठा हुआ था।
तो अंदर लोगों ने डकैती कर ली, चोरी कर ली, जो उनको करना था। डकैती और चोरी में अंतर क्या होता है, क्योंकि अभी तो मैं कॉमन बोल रहा हूँ कि चोरी डकैती, लेकिन दोनों में अंतर है। जैसे जैसे ये सेक्शन आगे बढ़ेगा तो आपको मजा भी आएगा पढ़ने में और बहुत रुचि आएगी फंडा में, इसमें आपको आईपीसी में। तो अंदर जो था उन्होंने आपको पैसे वो सारे के सारे चुरा कर भाग गए, सारे के सारे चुरा कर भाग गए। और जो बाहर व्यक्ति था, जो कनपट्टी पे, कांस्टेबल की कनपट्टी पे बंदूक लगा के बैठा था, उसको ये बात पता नहीं चला कि अंदर वाले भाग चुके हैं, और पुलिस आई, उसको पकड़ ली। उसको पकड़ ली तो वहां पे वो कोर्ट में गया तो उसने बोला कि साहब मैंने तो चुराया ही नहीं, मेरे जो दोस्त यार थे वो तो पैसे चुरा के भाग गए। तो कोर्ट ने बोला बेटा नहीं, वहां पे तुम्हारा भी इरादा था कि मैं भी जा रहा हूं, अगर वो बैंक के पैसे मुझे मिल गए तो केक कटेगा, सब में बटेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट से आप गए थे। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि केक आपके दोस्त खा गए, तो उसमें आपके दोस्तों की गलती है, ठीक है। तो वहां पे बड़े आराम से इसमें तुम भी लाइबल हो, तुम भी जिम्मेदार हो, क्योंकि तुम वो क्राइम करने गए थे। अलग बात है तुम उस क्राइम को सक्सेसफुल नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं तुम पुलिस के हाथों पकड़े गए। तो वहां पे जो व्यक्ति है जो उन डकैतों के संग गया था बैंक में, वो भी क्या है, लाइबल होगा। ये चीज है। इसके संग संग आपको इसमें जो बात याद रखनी है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे। ये बात जो इसमें याद रखनी है कि इसमें जो सामान्य आशय जो होता है आपका, एक तो सीक्रेट होगा, छुपा हुआ होगा, कि 5-6 लोगों को कोई अपराध करना है तो उसकी जानकारी उस 5-6 लोगों तक ही हो। फॉर एग्जाम्पल कोई टेररिस्ट है, 5-6 लोग हैं, स्लीपर सेल हैं, उनको कहीं ब्लास्ट करना है, वो डिसाइड कर लिया कि हाँ हमें ब्लास्ट करना है, और वहां पे वो काफी सीक्रेट तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि एक है केवल एक डायरेक्शन दे रहा है गूगल मैप के थ्रू कि तुम वहां जाओ, ठीक है, तुम ऐसे काम करो, तुम वैसे काम करो, बट वो एग्जैक्ट एक दूसरे को सामने नहीं देख पा रहे हैं। मैं आपका चेहरा नहीं जानता हूं, आप मेरा नहीं चेहरा जानते, क्योंकि टेररिस्ट ऐसे ही तो काम करते हैं। स्लीपर सेल कैसे काम करते हैं, मैं आपको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानते, बट हम सब कॉमन मिलकर किसके लिए काम कर रहे हैं, एक जिहाद के लिए काम कर रहे हैं, हमें टेररिस्ट बनना है। तो आप इस पे जब काम करने जाते हैं तो कोई एक दूसरे को देख नहीं रहा है, तो वहां पे जो कार्य हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है, वो एक साथ हो रहा है कि हमें यहाँ ब्लास्ट करना है। लेकिन उस ब्लास्ट में 5-6 लोग हैं जो खुद को एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो वहां पे जो आपका एक्शन होगा छुपा हुआ भी होता है। दूसरी बात, आपका इसमें एक्शन कई बार आपका विजिबल भी होता है। विजिबल मतलब कि जो क्राइम करने वाले हैं वो आसपास ही होते हैं, यहाँ पे आपको दृश्यित दृश्यित होगा, दिखता हुआ होगा। वही एग्जांपल जैसे 5-6 लोग जाके मर्डर कर रहे हैं, तो वहां पे मर्डर तो 2-3 कर रहे हैं, लेकिन उसमें से 1-2 खड़े भी हैं, ये बात। तो आप इसमें देखेंगे दो चीजें हैं, एक तो जो क्राइम हो रहा है, क्राइम हो रहा है वहां पे आपको कई बार दिखेगा कि जो वहां पे जो टेररिस्ट का एग्जांपल है, तो टेररिस्ट में जिस जगह मान लीजिए ब्लास्ट हुआ, एक जैसे ताज होटल में ब्लास्ट हुआ, तो जो जगह है वो ताज होटल है, लेकिन ब्लास्ट करने वाले के संग संग जो करवाने वाला, हो सके वो मुंबई में ना बैठ के दिल्ली में बैठ के उस चीज को ऑर्गेनाइज कर रहा था, और वो उस समय उस चीज को ट्रैक कर रहा था कि क्या जो ब्लास्ट होने वाला ताज होटल में, मैं उसको ट्रैक करके डायरेक्शन दे रहा हूं, उस मेरी बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है। तो उसके संग संग आप देखेंगे जो जगह है, आपको जो सामान्य आशय है उसमें जगह कई बार होता है मैटर करता भी है, जब वो विजुअल होता है, दृश्यित होता है। लेकिन कई बार ये भी होता है कि जो क्राइम हो रहा था उस समय भी आप क्या उस क्राइम में इन्वॉल्व थे, उस समय शामिल थे। तो अगर आप छुपे तौर पे हैं, आप दूर दूर हैं, लेकिन आप उस समय उस क्राइम में इन्वॉल्व थे, तो वो क्या है, तब भी आपका सामान्य आशय के अंतर्गत आएगा, आप अपराधी होंगे। उसके संग संग अगर आप जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे, जिस जगह पे, जिस स्पॉट पे क्राइम हो रहा है, वहां पे आप फिजिकल रूप पे हैं, शारीरिक रूप में, ठीक है, शारीरिक रूप में उस जगह पे आप खड़े हैं, तब भी आप इसके अंतर्गत आएंगे, ये चीज है। और इसमें एक और बात जो आपको याद रखने वाली बात है कि क्या सामान्य आशय ऑन द स्पॉट जिस समय हम क्राइम कर रहे हैं उस समय बदल सकता है। हम गए थे चोरी करने, हम चोरी करने गए थे, लेकिन क्या हमारा जो आशय है, आपका चोरी करने की जगह वहां गए और पकड़े गए, किसी ने हमें पकड़ लिया, तो वहां पे हमारा आशय ये भी तो बदल सकता है कि यार इसने पकड़ लिया, अब हमें 3 साल की सजा मिलेगी, तो चलो हम इसका मर्डर कर देते हैं। एक ने कहा चलो इसका मर्डर कर देते हैं, 3 और ने उसमें सहमति बनाई। इट मीन्स कि जो आपका कॉमन इंटेंशन है, हो सके कि आप क्राइम, अपराध कोई एक करने जा रहे हो, कोई एक अपराध करने जा रहे हो, उस अपराध को करने के चक्कर में आपने दूसरा अपराध कर दिया, तो दूसरा अपराध भी किया, तो क्या उस समय जितने भी अपराधी थे उनका सामान्य आशय था कि नहीं था, ये बात है। क्योंकि कोर्ट इसी की तरह आपको सजा देगी।
सपोज दैट तीनों का था कि नहीं इसको मार दो नहीं तो हमें चोरी की सजा हो जाएगी, ये चीज है। या हो सके उसमें दो व्यक्ति ने बोला होगा कि नहीं यार जान से मत मारोगे तो हम लोग बहुत ज्यादा फंस जाएंगे, इस तरीके से तो हम लोग 3 साल के लिए पकड़े जाएंगे, इस तरीके से 10-15 साल के लिए चल जाएंगे अंदर। तो ये चीजें देखनी पड़ती हैं कि उसी हिसाब से आपको सजा मिलता है। तो ये सब एक इस तरह की कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय का क्या क्या आपकी बातें हैं, किसको हम सामान्य आशय कहते हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर्गत तत्व क्या क्या होने चाहिए। सॉरी इसको मैंने मिटा दिया, सामान्य सामान्य आशय, ओके। सामान्य आशय, इसके अंतर्गत तत्व क्या क्या होने चाहिए जब आप कहेंगे कि सामान्य आशय। पहली चीज आपराधिक आपराधिक कृत्य होना चाहिए। दूसरी बात इसमें कई लोगों के द्वारा होना चाहिए। उसके संग संग तीसरा जिसमें जो कितने तीन कई सारे लोग हैं आपराधिक कृत्य में, आप जो भी क्राइम कर रहे हो आपराधिक कृत्य होना चाहिए, उसके संग संग कई लोग होना चाहिए। उसके संग संग आपका है कि वो सबका जो आशय है वो क्या होना चाहिए, सामान्य आशय होना चाहिए। आशय होना चाहिए मतलब सबका इरादा सेम हो। अगर चोरी करने के लिए गए तो चोरी ही करें, वहां ये नहीं कि कुछ और करने लगे, ओके। और इसमें क्या है, सभी लोगों का, इसमें सभी लोगों का क्या हो, भागीदारी हो, भागीदारी हो, ठीक है, भागीदारी हो। ये अगर चार तत्व किसी क्राइम में मौजूद हैं तो उसको हम क्या कह सकते हैं कि वो सामान्य आशय है ना। इसके बाद अगर आपको ध्यान होगा तो मैंने मेंसरिया का कॉन्सेप्ट दिया था पहले और दूसरे लेक्चर में कि मेंसरिया होता क्या है। गलत विचार या अपराध करने के लिए आपके पास कोई विचार आया उसको हम क्या बोलते हैं, मेंसरिया बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉमन इंटेंशन जो इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे मेंसरिया शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कॉमन सामान्य जो आशय शब्द इस्तेमाल हुआ वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, मेंसरिया के लिए। मतलब कहीं पे भी आप मेंसरिया शब्द नहीं देखेंगे, लेकिन इसका पर्यायवाची आपको पूरे आईपीसी में मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी धारा 34। अब आते हैं धारा 35 पे। धारा 35 पे, धारा 35 आपका बोलता है सिमिलर इंटेंशन, सिमिलर, ठीक है, कि आपका सेम जैसा, आपको सिर्फ कॉमन और सिमिलर, इंग्लिश के ये दो वर्ड बड़े कॉमन है, मेरे ख्याल से सारे विद्यार्थियों को इसका मतलब पता होगा। कॉमन मतलब मेरे और तुम्हारे में कुछ कॉमन है, मेरे और तुम्हारे में कुछ क्या है, सिमिलर है। तो आपको दोनों लग रहा होगा कि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही की पर्यायवाची हैं। तो फिर हमने क्यों कॉमन इंटेंशन को 34 में रखा, सिमिलर इंटेंशन को 35 में रखा। इसका मतलब कुछ नहीं, हिंदी में तो दोनों का मतलब ठीक है कि आपका सामान्य आशय सामान्य आशय, बट इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे आईपीसी को तो आप पाएंगे कॉमन इंटेंशन 34, 35 में सिमिलर इंटेंशन। लेकिन सामान्य बोलचाल की भाषा में दोनों का मतलब आपको सेम दिखेगा, लेकिन दोनों का मतलब आपका सेम नहीं है। कॉमन इंटेंशन का मतलब यह है कि आप गए थे क्राइम करने, क्राइम करने, आप मर्डर करने गए थे, तो इसमें सबका जो माइंड का गेम था, सब चाह रहे थे कि सामने वाले का मर्डर हम करके वापस आए, बिना मर्डर किए हम नहीं आएंगे। अगर मर्डर करने गए थे तो ये नहीं कि टांग तोड़ दें, हाथ तोड़ दें, ठीक है। यहां पे उसी एग्जांपल को हम लोग फिर से समझते हैं। ए है, बी है, सी है, ये तीनों क्या चाहते हैं कि हम डी का मर्डर कर दें। डी आता है दिल्ली, दिल्ली में आता है, दिल्ली में आता है डी, और तीनों डिसाइड करते हैं कि हम भी कहां चलेंगे, आएंगे दिल्ली में, है ना। दिल्ली में हम लोग क्या है, आएंगे और इससे क्या करेंगे, बदला लेंगे, इससे लेंगे बदला, इंग्लिश में बोले तो रिवेंज, है ना। रिवेंज लेंगे, इससे बदला लेंगे कि चलो साले को देख लेंगे, मारेंगे, बहुत मारेंगे, ये दिमाग में था। लेकिन तीनों में खुद आपस में डिसाइड नहीं था कि हम लोग इसको किस हद तक मारेंगे। क्या इसकी हाथ तोड़ देंगे, क्या इसका टांग तोड़ेंगे, क्या इसका मुंह फोड़ेंगे, या इसका मर्डर कर देंगे, या दो झापड़ केवल मार के हम इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो पहले ने डिसाइड किया, ए वाले ने
कि मैं ये गया ए वाला और इसने डी वाले को क्या किया, शूट कर दिया, गोली से शूट कर दिया, लेकिन ये मरा नहीं। तो आप देखिए इसका जो ट्रायल होगा अटेम्प्ट टू मर्डर के अंतर्गत, चूंकि ये मरा नहीं है, मारने की कोशिश की गई, 307 के अंतर्गत। ओके, ये हम किस में पढ़ रहे हैं, 35 के अंतर्गत। वहीं पे आपका बी वाला जाता है और बी वाला करता क्या है कि बी वाला जाके केवल थप्पड़ मार देता है। बी गया, बी ने केवल डी को क्या किया, थप्पड़, स्लैप, एक थप्पड़ मार दिया। इसमें जो आपकी धारा लगेगी आपको 323 लगेगी। ओके, ये चीजें थप्पड़ मारने पे आप देखेंगे तीनों तो जा रहे हैं इसको मारने, रिवेंज करने, लेकिन डिसाइड नहीं है कि हम लोग इसको किस हद तक मारेंगे। क्योंकि अगर ये डिसाइड करे थे कि तीनों डिसाइड करे थे कि इसका हम केवल हाथ तोड़ेंगे, तो तीनों के दिमाग में फिट है कि हाथ तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे, हाथ तोड़ेंगे। इसका मतलब वो क्या हो गया, कॉमन इंटेंशन। लेकिन तीनों के दिमाग में केवल ये फिट है कि हम इसको मारेंगे, और मारते वक्त एक के दिमाग में आया कि मैं तो इसका हाथ तोड़ता हूं, कोई बात नहीं यार तू हाथ तोड़, मैं इसका टांग तोड़ता हूं। तीसरा गुस्से में आया मैं तो साले को गोली मार दूं। तो आप देखेंगे क्राइम करने गए लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं है कि हम किस हद तक सामने वाले को घायल करेंगे, तो वो हो गया सिमिलर इंटेंशन। और जब एक टारगेट होता है कि सामने वाले को हम लोग इस हद तक घायल करेंगे, तो वो होता है आपका कॉमन इंटेंशन। ठीक है, तो उसमें ए वाले ने गोली मारा, अटेम्प्ट टू मर्डर, 307 धारा लगेगा। बी वाले ने स्लैप किया, एक झापड़ मारा, 323 लगेगा। उसके बाद सी वाले ने डी की क्या कर दी, टांग, जो लेग है इसका, लेग्स, इसको तोड़ दिया, तो यहां पे लगेगा आपका 325। ठीक है, 325 लगेगा। तो क्राइम आप देखिए दोनों में क्राइम हो रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है, जो आपका इरादा है, टारगेट जो है, जिसको टारगेट आपने किया मारने के लिए, पहले में फिक्स है कि हम इसको इस हद तक घायल करेंगे। ऑन द स्पॉट उस जगह बदल सकता है कि हाँ ठीक है हमने इसका मर्डर किया, इसकी लाश को छुपा दे। तो जब लाश को छुपा रहे तो सबका अगर इरादा सेम है कि सब लाश को छुपाने के लिए तैयार है, तो उसको बोलेंगे कॉमन इंटेंशन। लेकिन दूसरे वाले में क्या है कि हम सामने वाले को घायल करेंगे, लेकिन जो क्राइम करने जा रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता कि हम किस हद तक घायल करेंगे या किस हद तक क्या करेंगे, तो वो क्या होगा, आपका सिमिलर इंटेंशन हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ आपके ये हो गया 34-35। इसके बाद आप इसमें लिखिए धारा 40 के बारे में, इसको बोलते हैं, इसमें डिफाइन किया गया अपराध। अपराध इसके अंदर लिखिए सिंपल शब्दों में, क्योंकि मैं कानून को बहुत आसान भाषा में लेके चल रहा हूं, मैं कोई भी कानूनी भाषा नहीं लेके चल रहा हूं, लेकिन मैं आपको बेयर एक्ट पढ़ने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेयर एक्ट आप जब पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि कानून कितनी कठिन भाषा होती है और मैं उसे कितने आसान तरीके से समझा रहा हूं। और जब उसको पढ़ेंगे तो एक होता है सही जो उसमें कानूनी भाषा, उसको पकड़ना आप धीमे धीमे ग्रेजुअल सीख लेंगे, और आपको मजा आ गया तो हो सके फ्यूचर में आप एलएलबी करने चल जाएं। ठीक है, तो अपराध यहाँ पे डिसाइड किया गया। तो धारा 40 के अकॉर्डिंग अपराध वो होगा जो आपको कानून के द्वारा क्या किया गया हो, रोका गया हो। तो इसमें कल डैश करके लिखिएगा, कानून के द्वारा रोका गया कृत्य, कानून के द्वारा रोका गया कृत्य। ठीक है, 41 में लिखिए विशेष विधि या ब्रैकेट में कानून, है ना, विशेष विधि या ब्रैकेट में कानून। ठीक है, इसको जब आईपीसी पढ़ेंगे तो ये क्या है, आपको विशेष कानून किसी पर्टिकुलर, किसी एक विषय पे, जब किसी एक विषय पे हम कानून बनाते हैं तो उसे हम विशेष कानून कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाइगर, टाइगर हमें पता है कि बहुत ज्यादा टाइगरों की मौत हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि हम एक ऐसा एक्ट बनाएंगे, कानून बनाएंगे जो टाइगर को बचाया गया। तो टाइगर एक स्पेशल सब्जेक्ट है, आप टाइगर को सामान्य सब्जेक्ट नहीं कह सकते। टाइगर खत्म तो हिरन क्या हिरन की आबादी बढ़ जाएगी, हिरन फिर घास खा जाएगा बहुत ज्यादा, और जब घास खाएगा तो जमीनें बंजर हो जाएंगी, तो उससे क्या पूरा जो आपका पारिस्थितिक तंत्र है वो डैमेज हो जाएगा। इस वजह से आप देखेंगे जब विशेष चीजों को लेकर कानून बनाया जाता है तो आप उसको बोलते हैं, आप क्या, विशेष कानून। इसको परिभाषित किया गया है आपका धारा जो है 41 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत लिखिए आप लोग कि किसी विशेष विषय पर कानून
बनाना, ठीक है, किसी विशेष विषय पर कानून बनाना। इसके बाद अगला 42 में ये आता है स्थानीय कानून। इसको बोलते हैं लोकल लॉज, ठीक है, लोकल लॉज। ये इंडिया के किसी पार्ट में, किसी भूभाग में ये क्या होता है, लागू होता है। तो इसके अंतर्गत लिखिए धारा 42, वह कानून जो भारत के किसी हिस्से में, वह कानून जो भारत के किसी हिस्से में लागू होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्थानीय कानून। इसका एग्जाम्पल कैसे लिख सकते हैं, जैसे अगर आप राज्य लें तो उत्तर प्रदेश ले लिए, उत्तर प्रदेश के द्वारा बनाए गए कानून को हम स्थानीय कानून कह सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कानून सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में लागू होगा, वो आपका पूरे इंडिया में आपका लागू नहीं होगा। ये हो गया सेक्शन आपका 42। उसके बाद आप लोग लिखिए 43, इसमें लिखिए आपका अवैध, ठीक है। इसमें अवैध को डिफाइन किया गया है। अवैध के अंतर्गत लिखिए कि हर वो चीज जो कानून के द्वारा रोका गया हो वो क्या होगा, गैर कानूनी होगा। हर वो चीज जो कानून के द्वारा रोका गया हो वो क्या होगा, गैर कानूनी होगा। इसमें आपको इससे ज्यादा नहीं समझना है। तो सपोज दैट कानून के द्वारा रोका गया है। अब कानून, ये समस्या आती है कि कानून के द्वारा क्या रोका जाएगा, क्योंकि कानून संसद बनाती है, राज्य की विधानमंडल, तो उनके द्वारा क्या रोका जाएगा। तो फिलहाल क्या रोका जाएगा, वो सही रोका जाएगा या गलत रोका जाएगा, इसका फैसला आपको किसके हाथों में है, कोर्ट के हाथों में है। लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि जो भी कानून के द्वारा रोका गया, मतलब उसको हमें समझना है और उस चीज को नहीं करना है। इसका मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ आपको नहीं करना है। जो कानून की त्रुटि है वो आपको किसी भी कंडीशन में नहीं करनी है। ये आर वर्सेस प्रिंस वाला केस मैंने ऑलरेडी पुराने वाले लेक्चर में आपको डील किया। तो आपको वो कार्य क्या होगा, अवैध होगा, ठीक है। फिर उसके बाद वैध रूप से, इसी में 43 में वैध रूप से बाध्य, वैध रूप से बाध्य, ठीक है। ये क्या होगा, इसको ये डिफाइन किया गया कि अगर कानून के द्वारा किसी व्यक्ति को कोई कार्य बाध्य किया गया हो, कोई पुलिस का, पीएससी का कोई सोल्जर है, कोई उसका पुलिस वाला है, पीएससी वाला सोल्जर है, उसके द्वारा ये चीज है कि अगर आप अपराधी को पाते हैं तो तुरंत अपराध रोकने के लिए कार्यरत हो जाइए, आप बाउंड हैं। पता चला कि आप पुलिस वाले, आपके सामने ही क्या है, किसी लड़की का रेप हो रहा है, तो किस बात की आप पुलिस वाले हैं, किस बात के लिए आप दरोगा हैं, तो ठीक है, वहीं पे आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि वैध रूप से आप बाध्य थे उस कानून को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखिए कि कानून द्वारा वैध रूप से बाध्य किया जाना किसको करेंगे, व्यक्ति को, ठीक है। ये हो गया वैध और अवैध। उसके बाद अगले सेक्शन में लिखिएगा 44 के अंतर्गत क्षति, जो इंजरी हमने पढ़ी थी, इंजरी जो आपका क्राइम का चौथा तत्व होता है, क्षति। ये क्या हो सकता है, क्षति के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, क्षति के अंतर्गत लिखिए, इसके अंतर्गत शारीरिक क्षति, ठीक है। शारीरिक क्षति, किसी भी इंसान को क्या कर सकते हैं हम लोग, शारीरिक क्षति पहुंचा सकते हैं, शारीरिक क्षति, कौमा दिमागी क्षति, ये भी आता क्षति के अंतर्गत, ओके। उसके बाद रेपुटेशन मतलब मानहानि, मतलब इज्जत, ठीक है, इज्जत की क्षति, इंग्लिश में उसको रेपुटेशन बोलते हैं। आपने किसी का मान हानि कर दिया, उसकी रेपुटेशन आपने खराब कर दी, तो इज्जत का आपने तबादला कर दिया बोलते हैं, ठीक है, रेपुटेशन, ये चीज तीसरा पॉइंट। चौथा लिखिए इसमें प्रॉपर्टी, आपने किसी के प्रॉपर्टी का नुकसान कर दिया। प्रॉपर्टी एक बहुत वाइड टर्म है, किसी के लिए पैसा प्रॉपर्टी हो सकती है, तो किसी के लिए उसका जो खेतों में फसल है वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है ना।
किसी के लिए मकान उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, हो सके आपके लिए आपका मोबाइल प्रॉपर्टी हो, किसी के लिए रिक्शा चलाने वाले के लिए रिक्शा जो रिक्शा है वो प्रॉपर्टी हो सकती है, ठेले पे अंडा बेचने वाला उसकी वो प्रॉपर्टी हो सकती है। तो प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में बहुत चीज आ जाती है, तो किसी भी तरीके से आप उस प्रॉपर्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आपने तो ठेले को नुकसान किया, एक अंडा बेचने वाले के ठेले को उलाट दिया, अंडा अंडा फोड़ दिया, आपने ठेले को नुकसान किया, ठेले वाले को नहीं मारा, लेकिन उसके चलते उसकी आर्थिक स्थिति डगमगा गई और उस आर्थिक स्थिति के चलते वो अपने घर वालों का पेट पाल नहीं पा रहा है। तो वैसी भी क्षति आपको नहीं करनी है। तो इंजरी जो मैंने चौथा तत्व समझाया था कि मानव द्वारा कोई अपराध होना चाहिए, मेंसरिया होना चाहिए, एक्ट सीरियस होना चाहिए और क्षति होनी चाहिए। तो क्षति आपको यहाँ पे अच्छे से डिफाइन हो गया है। उसके बाद 45 में लिखिए जीवन, 45 में जीवन, ठीक है। इसके अंतर्गत आप लोग जाके पढ़िएगा, 45 के अंदर कुछ नहीं लिखा है, केवल आप यहाँ पे मानव जीवन की बात की गई है, तो 45 के अंदर केवल आप लोग लीजिए मानव जीवन, ठीक है। 46 में लिखिए मृत्यु, 46 में मृत्यु, इसमें किसकी मृत्यु की बात की गई है? आपकी मानव मृत्यु, मानव मृत्यु की इसमें बात की गई है। ओके, हो गया। आप लिखिए फिर उसके बाद 47, 47, 47 में किसको डिफाइन किया गया है? जानवर को, जानवर को। इसमें क्या है? कोई भी जीवित प्राणी, ठीक है, सिवाय सिवाय मानव को छोड़कर, ठीक है, क्योंकि इसके पहले ही हमने 45 में डिफाइन कर लिया आपका जीवन का। तो जीवन यहाँ पे आईपीसी किसको वरीयता देता है? आपको जो मानव होता है उसको देता है वरीयता, इसी वजह से उन्होंने जानवर को एक अलग तरीके से डिफाइन किया है। उसके बाद 48 में दिया है जलयान। कई बार आपसे पूछ देता है डायरेक्ट कि जलयान को कहाँ परिभाषित किया गया है, ये है 48 में। अब ये मुझे डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि जलयान होता क्या है, ठीक है, जो शिप चलती है पानी में वो जलयान होता है, इसके अंतर्गत आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। 49 में ईयर और मंथ को बताया गया है, ईयर और मंथ को बताया गया है। ये ईयर और मंथ किसका है? क्या हिंदू कैलेंडर का है या ब्रिटिश कैलेंडर का? तो आपको 49 में आंसर मिलता है। इंडिया में जो कैलेंडर इस्तेमाल होता है, कॉमन सेंस से भी आपको पता है कि ये ब्रिटिश कैलेंडर इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि ब्रिटिश कैलेंडर जो है वही, उसी के ईयर और मंथ को हम क्या मानेंगे? ईयर और मंथ मानेंगे। ये आपका 49 कहता है। 50 में ये बताया गया है सेक्शन, इंग्लिश में सेक्शन, हिंदी में धारा। तो यहां पे धारा का मतलब सिंपल शब्दों में क्या है? नंबर्स। आईपीसी का नंबर्स जो उसके पहले लगा हुआ है, ठीक है। कोई धारा लिखा है तो धारा मतलब क्या कि उसके पहले का जो नंबर लगा हुआ है, जैसे मैंने बोल दिया धारा, तो यहाँ पे धारा का मतलब आईपीसी में कि धारा कौन सा, मान लीजिए मैंने 511 का नाम ले लिया कि कोई व्यक्ति दारू पी के पब्लिक प्लेस में, 511 ही बोलता है कि कोई व्यक्ति दारू पी के पब्लिक प्लेस में हंगामा करता है तो उसे 24 घंटे की सजा, उसके संग संग 10 रुपए जुर्माना। तो ये चीज बदलना चाहिए आज के टाइम पे आईपीसी में, लेकिन क्यों कोई बदलेगा? क्योंकि आज के टाइम पे कोई 10 रुपए के जुर्माने के लिए 24 घंटे जेल के बदले वो 500 रुपए दे देगा किसी को, किसी भी दरोगा को या पुलिस वाले को, और वो उसको छोड़ देंगे। तो आप देखेंगे जब तक ऐसी धाराएं रहेंगी हमारे भारतीय कानून में, तो गारंटी के संग बोल रहा हूं, घंटा नहीं अपराध रुकने वाला है। तो सबसे पहले भारत सरकार को आईपीसी बदलने की जरूरत है। बहुत सारी खामियां आप आईपीसी में पाएंगे। ये 511 धारा बोलता है, आप इसको जाके देख सकते हैं। इसके संग संग जो अगली बात है 51 में दिया गया है शपथ, शपथ। शपथ मतलब क्या? आपने पिक्चरों में देखा होगा कि मैं गीता को साक्षी मान के, मैं कुरान को साक्षी मान के, या मैं संविधान को साक्षी मान के इस कोर्ट कचहरी में ये शपथ लेता हूं कि जो भी मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? सत्य बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, ठीक है। तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है? शपथ। और ये शपथ मतलब केवल कोर्ट कचहरी से नहीं है, केवल और केवल यहाँ पे डेफिनेशन जो डिफाइन किया है कोर्ट और कचहरी से नहीं है। यहाँ पे शपथ मतलब हर वो शपथ जो किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया हो, किसी व्यक्ति के द्वारा लिया गया हो और वो शपथ कानूनी शपथ हो। राष्ट्रपति ने अगर शपथ लिया है कि मैं भारत का जो
राष्ट्रपति, मैं भारत का राष्ट्रपति ये शपथ लेता हूं कि मैं संविधान का परिरक्षण संरक्षण करूंगा, और वो उसको ना करके देश बेचने की बात करते हैं, तो आपने उस कानूनी शपथ को तोड़ा है। यहाँ पे ये वो शपथ नहीं कि हाँ डार्लिंग मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वो वाला शपथ नहीं, यहाँ कानूनी शपथ की बात हो रही है, क्योंकि हम कानून पढ़ रहे हैं। शपथ मतलब हर वो शपथ होगा जो कानूनी तौर पे लिया गया हो, चाहे वो एक टीचर के द्वारा जब उसे अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि आप प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, या पुलिस वाले को शपथ, जब आप एक पुलिस की तरह ज्वाइन करते हैं तो आपको ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में शपथ दिलाया जाता है कि मैं एक पुलिस वाला संविधान को साक्षी मान के शपथ लेता हूं कि मैं अपने सारे कर्म संविधान के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि हम करते नहीं है, लेकिन ये चीज है कि यहाँ पे हमें शपथ का मतलब ये है कि सत्य बोलना है आपको, जो शपथ लिया है दृढ़ निश्चय करना है, और वो दृढ़ निश्चय किसके द्वारा होना चाहिए? कानून के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कानून के द्वारा लिया गया शपथ। 52 में आपका आता है सद्भाव। ठीक है, सद्भाव पूर्वक। 52 में सद्भाव पूर्वक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं गुड फेथ। ये और अच्छे से समझ में आएगा जब हम 76 से 106 के बीच पढ़ेंगे। ये आपका वो चीज है जर्नल एक्सेप्शन के बारे में, कि जहां पे आपको, आप क्राइम तो करते हैं लेकिन कुछ ऐसे अपवाद है जहां पे आपको क्राइम किए हैं तो आप बच सकते हैं, आपको कुछ छूट मिलती है। तो सद्भाव मतलब कि मैं तो साहब ये काम एक अच्छे विचार से कर रहा था, मैं ये काम अच्छे विचार से कर रहा था, लेकिन ये अच्छे विचार से काम करने के चक्कर में हुआ क्या कि आपका मुझसे कोई अपराध हो गया। ठीक है, कोई ऐसा कृत्य आ गया जो अपराध की कैटेगरी में है। तो ऐसे कौन कौन से गुड फेथ हैं जिसको अपराध की श्रेणी से बाहर रखा गया? तो वो सारे के सारे गुड फेथ हैं जो 76 से लेके 106 के बीच हैं। गुड फेथ मतलब मान लीजिए आप कल को दरोगा बन गए, तो आप अपराधी को, एक रेपिस्ट को पकड़ने जा रहे हैं, तो ये तो सद्भाव है ना कि आप क्यों पकड़ने जा रहे हैं? क्योंकि उसने रेप किया। इट मीन्स कि आप जिस लड़की का रेप हुआ उसको न्याय दिलाने जा रहे हैं, तो आप बहुत समाज का बहुत ही एकदम ताबड़तोड़ बहुत ही बेहतरीन काम करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे जाके आपको गुस्सा आ गया अंदर ही अंदर, आप देखेंगे यार लड़की का रेप बहुत खतरनाक हुआ है, आपने उसको मार दिया, तो आपने तुम्हारा कानून तोड़ दिया, तो आप फिर कैसे बचेंगे? ये सब सारी बातें, तो वो सब सारी जर्नल एक्सेप्शन हम वहां पे देखेंगे। सपोज दैट कि मोहल्ले में 2 घरों में आग लग गई हो, 2 घरों में आग लग गई हो, आप एक ऐसी जगह है कि साला इधर भी जाना है तो बराबर दूरी, इधर भी जाना है तो बराबर दूरी, इधर भी 3 लोग हैं, इधर भी 3 लोग हैं, है ना? तो आप करेंगे क्या? आपकी को किसी एक को बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको जो उस सिचुएशन में समझ में आता है कि ठीक है मैं पहले इधर पर जा सकता हूं क्योंकि इधर का जो रास्ता है समतल है, इधर बराबर दूरी है लेकिन नहीं जा सकता, गड्ढा गुड्डी है, जब तक गड्ढा गुड्डी पार करूंगा तब तक 3 लोग जल के स्वाहा हो जाएंगे, लेकिन इधर समतल मैदान है तो हम लोग दौड़ के इधर हो सके मैं बचा लूं। तो मैं इधर बचाने तो गया, लेकिन मेरा यहाँ पे एक गुड फेथ था कि मैं इनको बचाऊं, लेकिन मेरा कहीं भी एक बैड फेथ, एक बुरा इरादा नहीं था कि ये लोग मर जाएं। क्योंकि जब हम अपराध, किसी के अपराध को डिफाइन करते हैं तो हमें वहां मेंसरिया पकड़ना रहता है, मेंसरिया पकड़ना रहता है, क्योंकि मेंसरिया कहीं डिफाइन नहीं है भाई आपके आईपीसी में, लेकिन मेंसरिया का अलग अलग पर्यायवाची दिया जा रहा है। ये समय के संग संग मैं आपको दिखाता चल रहा हूं। जब भी कोई जज रहता है तो वो क्रिमिनल के माइंड को पढ़ने की कोशिश करता है कि इसने रियल में ये क्राइम किया कि नहीं किया। तो उसमें आपका उसके गुड फेथ, एक सद्भाव को भी देखते हैं कि नहीं इसने अगर ये क्राइम किया तो एक अच्छे इरादे से कुछ कार्य कर रहा था, उसके चलते ये अपराध हो गया, ये देखेंगे, या इसने जानबूझ के किया, तो मेंसरिया खोजते हैं। इस चीज को ही आपको सद्भाव को डिफाइन किया गया है आपका 52 में। ये और अच्छे सद्भाव समझ में आएगा आपको जब हम लोग 76 से 106 तक पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग को आईपीसी में बहुत ही मजा आ रहा होगा, और ऐसे ही हमारा जो लेक्चर है आगे बढ़ता चलेगा। और इसी के संग संग आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।